हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, वेलकम टू आरएनसी नर्सिंग एकेडमी। तो आज अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज अपन मोस्ट 20 क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, जिसमें अपना सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आप मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। 20 क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हो और आप सेल्फ इवेल्यूशंस कर सकते हो। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। नेम ऑफ द मोस्ट कॉमन नीडल प्रिक इंजरी इन द हॉस्पिटल। मोस्ट कॉमन नीडल प्रिक इंजरी होती है, आपको पता हो हॉस्पिटल में जो एससीबी जो काम करते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, डॉक्टर्स है, नर्सिंग स्टाफ है, तो उनको कौन सी मोस्ट कॉमन नीडल प्रिक इंजरी होती है? ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन इंजेक्शंस, फ्लेबोटोमी, या ड्यूरिंग डाइल्यूट इंजेक्शंस, या ड्यूरिंग रिकैपिंग नीडल। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है इसका। कमेंट करके मुझे बताएं कमेंट में। तो आप मुझे राइट आंसर बता सकते हैं। फ्लेबोटोमी जो होता है वो होता है बेसिकली अपन जब ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं, ब्लड को एस्पिरेट करते हैं, तो उसको फ्लेबोटोमी बोला जाता है। एंड तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है ड्यूरिंग रिकैपिंग नीडल। जब नीडल को अपन रिकैप करते हैं उस टाइम बहुत ज़्यादा नीडल प्रिक इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होने वाला है। नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। मोस्ट कॉमन इंजरी टू पेशेंट इन द हॉस्पिटल। पेशेंट्स को कौन सी हॉस्पिटल के अंदर इंजरी होती है? बेड सोर, मेडिकेशन एरर, अपॉर्चुनिटीज और फॉल डाउन। तो पेशेंट्स को बेड सोर भी देखने को मिलता है, मेडिकेशन एरर भी देखने को मिलती है, अपॉर्चुनिटी ये अलग कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है फॉल डाउन। फॉल डाउन होता है पेशेंट बेसिकली मोस्ट ऑफ ज़्यादा चांसेस होता है पेशेंट को जो इंजरी होती है हॉस्पिटल के थ्रू वो फॉल डाउन की होती है। देन सेकेंड होती है जो बेड सोर की होती है। देन नेक्स्ट अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ऑल आर द नॉन मॉडिफाइल रिस्क फैक्टर CAD एक्सेप्ट। कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ के कौन से नॉन मॉडिफाइल फैक्टर है एक को छोड़ के? 3 मॉडिफाइल होंगे, 3 जो है वो नॉन मॉडिफाइल होंगे, एक को छोड़े एक मॉडिफाइल होगा। तो आपको बताना है इसमें राइट आंसर। ऑल आर द नॉन मॉडिफाइल रिस्क फैक्टर एक्सेप्ट। तो मॉडिफाइल रिस्क फैक्टर आपको बताना है। एज को मॉडिफाई कर सकते हैं, जेंडर को कर सकते हैं, या हाइपरटेंशन या हेरिडिटी को कर सकते हैं। तो कमेंट करके मुझे राइट आंसर ज़रूर बताएं इसका। एज को अपन जनरल नहीं कर सकते हैं मॉडिफाई, ये नॉन मॉडिफाइल फैक्टर होता है। जेंडर भी जो होता है वो भी नॉन मॉडिफाइल रिस्क फैक्टर होता है, और हेरिडिटी होता है ये भी नॉन मॉडिफाइल रिस्क फैक्टर होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर के चांसेस बनते हैं वो होते हैं हाइपरटेंशन, क्योंकि हाइपरटेंशन को अपन मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये एक मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर के अंदर आता है। हाइपरटेंशन इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, सीक्वेंस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन टेक्निक असेसमेंट ऑफ एब्डोमेन। ड्यूरिंग अगर अपन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं तो कौन सी सीक्वेंस अपन चेक करते हैं पेशेंट्स के अंदर? इंस्पेक्शंस, पाल्पेशंस, परकशंस, ऑस्कल्टेशंस। इंस्पेक्शंस, परकशंस, पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशंस, या ऑस्कल्टेशन, इंस्पेक्शंस, पाल्पेशंस, परकशंस, या इंस्पेक्शंस, ऑस्कल्टेशंस, परकशंस, पाल्पेशन। तो इसके अंदर आपको बेस्ट आंसर अगर आपको बताना है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो इसके अंदर अगर आपको याद रखना है होता है तो याद रखने के लिए बेस्ट यही होता है कि अपन जब एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं तो हमेशा इंस्पेक्शन के बाद में ऑस्कल्टेट करते हैं, न कि पाल्पेशन, क्योंकि उसके बाद में अपन पाल्पेशन कर देंगे तो पेशेंट्स के जो बोवल साउंड है वो डिसअपियर हो जाएंगे। तो इसलिए अपन को पहले ऑस्कल्टेट जरूर करना चाहिए, इंस्पेक्शन के बाद में ऑस्कल्टेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है। यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, जिसमें इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशंस, परकशन एंड पाल्पेशंस। तो ये राइट आंसर होने वाला है। और रूटीन में अगर पूछा जाए तो यहाँ पे रूटीनली अगर आपको पूछा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा
इंस्पेक्शंस, पाल्पेशंस, परकशंस और ऑस्कल्टेशन, ये रूटीन के अंदर करते हैं और ये एब्डोमिनल एग्जामिनेशंस के टाइम करते हैं, एब्डोमन एग्जामिनेशन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑल आर द क्लासिकल फीचर्स ऑफ कुशिंग ट्रायड एक्सेप्ट, 3 फीचर्स है जो कुशिंग ट्रायड के हैं, एक को छोड़ के। अब एक कौन सा है वो आपको बताना है, एक्सेप्ट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। पहले आपको पता होना चाहिए पहले, सबसे पहले कि कुशिंग ट्रायड होता है वो कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है। कुशिंग ट्रायड जो होता है वो देखने को मिलता है अपन को इंक्रीज आईसीपी, इंक्रीज आईसीपी की कंडीशन में देखने को मिलता है। अब आप बता सकते हो मुझे राइट आंसर कमेंट के अंदर, क्योंकि मैं अब आपको आईसीपी के बताने हैं साइन एंड सिम्टम्स। ब्रेडीपनिया, ब्रेडीकार्डिया, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन या डायस्टोलिक्स। यहाँ पर राइट आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे। ब्रेडीपनिया कुशिंग सिंड्रोम आईसीपी के अंदर देखने को मिलता है, इंक्रीज आईसीपी में ब्रेडीपनिया। ब्रेडीकार्डिया भी देखने को मिलता है इंक्रीज आईसीपी में। देन सिस्टोलिक हाइपरटेंशन भी देखने को मिलता है इंक्रीज आईसीपी। तो डायस्टोलिक हाइपरटेंशन वो नहीं मिलता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट आंसर मैंने पुट किया हुआ है, ऑप्शन डी राइट। कुशिंग ट्रायड से इंक्रीज आईसीपी में देखने को मिलता है। क्लासिकल फीचर्स ब्रेडीकार्डिया, ब्रेडीपनिया, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एस्पिरिन टॉक्सिसिटी, जो पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर पूछा गया है और एम्स में भी 1-2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। विजुअल डिस्टर्बिंग, एनोरेक्सिया, नोसिया या टिनाइटस। यहाँ पे आप राइट आंसर बता सकते हो मुझे। अगर डिगॉक्सिन का आपको एडवर्स इफेक्ट पूछा जाए तो एनोरेक्सिया होता है और विजुअल डिस्टर्बेंस होता है डिगॉक्सिन के अंदर। तो यहाँ पे एस्पिरिन का पूछा जाता है, एस्पिरिन का होगा राइट आंसर, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर होगा। क्योंकि टिनाइटस का मीन्स क्या होता है, रिंगिंग इन द ईयर, रिंगिंग इन द ईयर, कान के अंदर घंटियाँ सुनाई देती हैं टिनाइटस के अंदर। तो डी इज़ द राइट आंसर होने वाला है मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट एस्पिरिन का। एंटी प्लेटलेट ड्रग होती है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, जो एमआई के अंदर देते हैं ये मेडिसिन्स। पेशेंट ऑन स्ट्रेप्टोकाइनेज थेरेपी नर्स शुड असेसमेंट फॉर विच कंडीशंस। तो पेशेंट अगर स्ट्रेप्टोकाइनेज है तो आपको पेशेंट को किसके लिए मॉनिटर करना है, असेस करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेप्टोकाइनेज मेडिसिन जो होती है वो क्या वर्क करती है, क्या यूज़ रहता है बॉडी में। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होती है वो एक थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग होती है। कौन सी होती है, थ्रोम्बोलाइटिक। अब थ्रोम्बोलाइटिक अगर पेशेंट को देंगे अपन तो पेशेंट्स के चांसेस क्या रहेंगे, पेशेंट के अंदर चांसेस, तो मोस्ट ऑफ चांसेस रहेंगे ब्लीडिंग के। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है ब्लीडिंग से रिलेटेड, जैसे बेड टेस्ट है, बेड टेस्ट यहाँ पे कुछ नहीं है। नोजिया एंड वोमिटिंग भी नहीं है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। डायरिया यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ब्लीडिंग से रिलेटेड वो होगा हेमरेज। हेमरेज इज द राइट आंसर होने वाला है। स्ट्रेप्टोकाइनेज चलती है तो पेशेंट को हेमरेज के लिए मॉनिटर करते हैं, सबसे अच्छा क्वेश्चन होने वाला है जो एग्ज़ाम में आ सकता है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंट्स टेकिंग क्लोजापिन्स नर्स शुड मॉनिटर विच पैरामीटर्स। पेशेंट का अगर क्लोजापिन चल रही है तो पेशेंट को किसके लिए मॉनिटर करना है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। क्लोजापिन जो होती है वो क्या कॉज करती है, उसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है। तो वो पेन कॉज करती हैं, उसका एडवर्स इफेक्ट होता है LFT, लीवर पे अफेक्ट करती हैं, या CBC ब्लड को अफेक्ट करती है, HB कम करती है। तो बेसिकली जो क्लोजापिन जो होती है वो क्या करती है, एक ग्रेनुलोसाइटिस करती है, एक ग्रेनुलोसाइट्स कॉज करती है। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, क्या चेक करेंगे, CBC का लेवल चेक करते हैं, RBC WBC चेक करते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट कॉज करती है इसलिए।
तो अपन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, अ पेशेंट इज टेकिंग एक्सीडेंटली 10 टैबलेट ऑफ एसिटामिनोफेन, नर्स शुड असेस विच लेबोरेटरी रीजन। ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस पेपर के अंदर मिल जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है जो एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है। सीबीसी है, केएफटी है, एचबी है, एलएफटी। अगर पेशेंट्स एक साथ 10 टैबलेट खा ली, इसको क्या बोलते हैं, एसिटामिनोफेन को दूसरे नाम से क्या बोलते हैं अपन, पीसीएम, पैरासीटामोल बोलते हैं। अगर पैरासीटामोल पेशेंट ने एक साथ खा ली तो अपन कौन सा लेवल मॉनिटर करेंगे, लेबोरेटरी लेवल। तो लेबोरेटरी लेवल कौन सा, सीबीसी चेक करेंगे, केएफटी, एचबी या एलएफटी। तो पीसीएम जो होता है वो बेसिकली किसको अफेक्ट करता है, लीवर को, लीवर डैमेज करता है। तो सबसे पहले अपन क्या मॉनिटर करेंगे, एलएफटी, एलएफटी मॉनिटर करेंगे। देन 10 नंबर क्वेश्चंस, बेस्ट इंडिकेटर ऑफ पैनक्रेटाइटिस। पैनक्रेटाइटिस की कौन सी इन्वेस्टिगेशन है जो इंडिकेट करेगी पेशेंट पैनक्रेटाइटिस हुआ है पेशेंट को, सीरम लाइपेज, सीरम एल्बुमिन, सीरम क्रिएट या एसजीपीटी। एसजीपीटी जो होता है वो लीवर को इंडिकेट करता है, सीरम क्रिएटिनिन जो होता है वो किडनी को इंडिकेट करता है, एल्बुमिन ये भी लीवर को इंडिकेट करता है, सीरम लाइपेज जो होता है ये राइट आंसर है, ये पैनक्रेटाइटिस को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला 11 नंबर क्वेश्चन, लाइकोक्स कैथेटर आर यूज फॉर। लाइकोक्स कैथेटर अगर आपने नाम सुना हो तो आप मुझे बता सकते हो इसका राइट आंसर। किसके लिए मॉनिटर, किसके लिए यूज़ करते हैं, मॉनिटर आईसीपी, मॉनिटर सेरेब्रल ऑक्सीजन टेम्परेचर, बीएनसी। तो इसका राइट आंसर मुझे बता सकते हो, ये मोस्टली आईसीपी के अंदर यूज़ करते हैं। आईसीपी मॉनिटर नहीं करते हैं, ये बेसिकली यूज़ करते हैं पेशेंट के अंदर हेड इंजरी का अगर पेशेंट होता है तो उसके अंदर सेरेब्रल ऑक्सीजन में मॉनिटर करते हैं और टेम्परेचर दोनों मॉनिटर किया जाता है लाइकोक्स कैथेटर से। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो। एग्जाम में अगर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए तो भी आप बता सकते हो। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टॉल टी वेव सीन इन विच कंडीशंस। टॉल पिक टी वेव कौन सी कंडीशन में देख रहे हो, तो आपको अगर सिंपल याद रखना हो टॉल पिक टी वेव्स तो इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, आप जब पोटेशियम लिखते हो तो पोटेशियम अगर इंक्रीज होता है तो आपको ऐसे लिखना है, अगर पोटेशियम इंक्रीज हो रहा मीन्स टॉल टी वेव हो रही है, मतलब पोटेशियम बढ़ रहा है तो टी वेव भी बढ़ेगी और पोटेशियम कम होगा तो टी वेव कम होगी। मीन्स अगर टॉल पिक्ड टी वेव है तो हाइपर कैलेमिया होगा और टी वेव अगर डिप्रेस हो रही है तो हाइपो कैलेमिया होगा। हाइपर कैलेमिया मीन्स पोटेशियम का लेवल जो होता है वो मोर देन 5.5 से ज़्यादा हो जाता है और हाइपोकैलेमिया में क्या होता है, हाइपोकैलेमिया में पोटेशियम का जो लेवल है वो लेस देन 3.5 हो जाता है, लेस देन 3.5 से कम हो जाता है और हाइपोकैलेमिया में मोर देन 5.5 से। तो हाइपोकैलेमिया में देखने को मिलता है एसटी डिप्रेशंस, एसटी डिप्रेशंस, इन्वर्टेड टी वेव या डिप्रेस टी वेव बोल सकते हैं, यू प्रोमिनेंट। और जो इसके अंदर हाइपर जो कैलेमिया होता है उसके अंदर मिलने को मिलता है टॉल पिक टी वेव, फ्लैट पी वेव्स, प्रोलॉन्ग पी आर इंटरवल्स। हाइपोकैल्सीमिया के अंदर देखने को प्रोलॉन्ग शॉर्टर एस टी एंड शॉर्टर क्यू टी। और हाइपर कैल्सीमिया के अंदर देखने को मिलता है प्रोलॉन्ग एस टी और प्रोलॉन्ग क्यू टी, प्रोलॉन्ग एस टी और प्रोलॉन्ग क्यू टी। तो ये आप एग्जाम में पूछा जाता है, इन सब के मैंने बता दिया, आपको याद रखना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट 13 नंबर, विच इम्यूनोग्लोबिन इंडिकेट एक्यूट इन्फेक्शन इन बॉडी। एक्यूट इन्फेक्शन को कौन सी इम्यूनोग्लोबिन इंडिकेट करेगा, IgE, IgA, IgM या IgG। तो IgE जो होता है वो एलर्जिक रिएक्शंस को इंडिकेट करता है, IgA जो होता है वो बॉडी फ्लूइड्स के अंदर होता है, IgG जो होता है वो प्लेसेंटा से ट्रांसफर होता है और IgM जो होता है वो एक्यूट इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 14 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ द सेवलॉन रेशियो यूज इन क्लीन थर्मोमीटर। यहाँ पे सेवलॉन का रेशियो बताना है, 1:50,
1:20, 1:50, 1:20, 4-5 मिनट। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन्स की 2 वैल्यू है, आपको बताना है। सेवलॉन के अंदर 120 यूज़ करते हैं, बट कितने मिनट के लिए यूज़ करते हैं, 3 मिनट या 5 मिनट? कमेंट के अंदर बताएं ज़रूर। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 1:20 यूज़ करते हैं 5 मिनट के लिए। नेम ऑफ द फर्स्ट स्टूल पासिस न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न कौन सा स्टूल क्या बोलते हैं फर्स्ट स्टूल को? कोलोस्ट्रम, लेनिगो, मिलेना या मेकोनियम? कोलोस्ट्रम जो होता है वो फर्स्ट मिल्क होता है जो मदर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। लेनिगो बेबी के अंदर हेयर होता है, लेनिगो हेयर। मिलेना जो होता है उसके अंदर ब्लड विथ स्टूल होता है। मेकोनियम जो होता है वो राइट आंसर होगा, ये बेबी का फर्स्ट स्टूल होता है। अलार्मिंग साइन ऑफ हेड इंजरी। हेड इंजरी का अलार्म साइन कौन सा है? ईयर ब्लीडिंग, नोज, माउथ या रेस्टलेसनेस? तो ईयर ब्लीडिंग जो होती है उसको अलार्मिंग साइन बोला जाता है हेड इंजरी का, ईयर ब्लीडिंग। When BP cuff is small and narrow, cause BP reading false high, false low, normal या none of the above? तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है फॉल्स हाई आएगी अगर छोटा बीपी कप अपने लगाया है तो। फॉल्स हाई एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन ऑन कोलोस्टोमी इरिगेशन, विच एसिड इम्बैलेंस? मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस, मेटाबॉलिक एसिड विथ हाइपोकैलेमिया, मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस। तो यहाँ पे अगर कोलोस्टोमी हो रही तो फर्स्ट एल्कोलिसिस तो होगा नहीं, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस ही होगा। एसिडोसिस के साथ में क्या होगा? पोटेशियम हाई होगा या कम होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा मीन्स पोटेशियम का लेवल भी हाई होगा। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चंस, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन रेशियो ऑफ एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशंस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये क्वेश्चन बनाया हुआ है मैंने, आपको बताना है इसका राइट आंसर। 2:3, 3:2, 3:3, 2:2। एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन का रेशियो बताना आपको। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एक्सपायरेशन जो होगा वो 3 सेकेंड का होगा, इंस्पायरेशन जो होगा वो 2 सेकेंड का होगा। नेक्स्ट 20 नंबर लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। व्हाट इज़ द थैनेटोफोबिया? fear from height, fear from dog, fear from traveling या fear from death? तो इसका राइट आंसर ये आरआरबी के अंदर पूछा गया है, इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन डी, fear from death इज द राइट आंसर। तो गाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद आपका।